नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो जेटेट परीक्षा बहुत ही जल्द आपकी होने वाली है, बहुत जल्द जेटेट परीक्षा होगी। तो जेटेट परीक्षा को देखते हुए यहां पर आप सभी के लिए जो भी यहां पर जेसीईआरटी जैक की किताब से अभी तक नहीं देख पाए हैं और बाजारू किताब से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अगर एग्ज़ाम में 2 दिन 4 दिन बचा हुआ है तो यहाँ पर जेसीईआरटी की जैक का 6 to 11 तक का पूरा नोट्स और पीडीएफ बना हुआ है। ज़्यादा करके आपको 6 to 10 तक का सभी नोट्स और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो आप यहां से सारा नोट्स और पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप यहां से परचेज कर सकते हैं। साथ में उसका वीडियो और साथ में उसकी सारी क्लासेज भी आपको दी जा रही है। अगर 1 से 5 के शिक्षक हैं तो उसके लिए 500, 6 से 8 के शिक्षक हैं तो उनके लिए भी 500, और दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये में आपकी तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, और ओनली फॉर यहाँ पर जैक की किताब जेसीईआरटी 6 to 10 से करवाया जा रहा है, जो कि आपका एग्जाम में 101% प्रश्न आने की गारंटी भी रहेगी। ठीक है, तो बाजारों किताब अगर आप ले भी लिए हैं या कहीं अन्य चैनल से भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 501 रुपये में जोड़ करके कम समय में ज़्यादा अगर अंक भिड़ाना है तो आप यहाँ से जरूर जुड़ जाइएगा। अभी मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आपको बता देते हैं, आपके लिए यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत कर दी गई है हमारे यहाँ से। जो भी शिक्षक इसमें चाहते हैं कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें तो 1 से 5 के अभी यहाँ पर टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। तो 20 टेस्ट सीरीज में यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रत्येक टेस्ट सीरीज की कीमत होती है 10 रुपये, जिसमें आप भाग ले सकते हैं। लेकिन अभी उस टेस्ट सीरीज के लिए अगर 20 के लिए आप एक बार पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर देना पड़ता है, देखिए 150 रुपये, जिसमें आपको यहाँ पर ऑफर भी चल रहा है और आपको यहाँ पर प्राइज भी दिए जाते हैं। इसमें जो फर्स्ट करेंगे उनको 50 रुपये का प्राइज है, सेकेंड कैंडिडेट को 20 रुपये का प्राइज है और थर्ड कैंडिडेट को 10 रुपये का प्राइज है। तो प्रत्येक टेस्ट में 3 प्राइज आपको दिए जाएंगे। आप इसमें अपना परचम लहरा सकते हैं, आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो 150 रुपये में यहाँ पर आप 20 टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं। तो आप अभी जुड़ जाइएगा जैक और जेसीईआरटी की किताब से पढ़ने के लिए। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की और। 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 0 प्लस 6 का पावर 0 का मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, किसी का भी पावर 0 दे दिया जाए तो इसका एक फार्मूला होता है, x का पावर 0 तो इसका मान 1 होता है। ठीक है, अब x की जगह पर कोई 100 भी रख दे और उसका भी पावर 0 कर दे तो उसका भी मान 1 ही होगा, याद रखिएगा। अगर कोई 1 करोड़ भी कर दे और उसके ऊपर भी पावर 0 कर दे तो इसका भी मान 1 होगा। क्लियर हो गया होगा ना। प्रश्न बहुत बड़ा आया हुआ है, बहुत MVVI प्रश्न है। तो 2 का पावर 0 1 हो गया, 3 का पावर 0 1 हो गया, प्लस 5 का पावर 0 1 हो गया, प्लस 6 का पावर 0 1 हो गया। जोड़िएगा 2 3 4, यानी राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एक डब्बा में 7 हरा रंग का तथा 12 पीला रंग का पेंसिल है। तो हरा रंग वाले पेंसिल का पीला रंग वाले पेंसिल के साथ अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, देखिए अनुपात में सबसे पहले देखिए कि क्या कौन सा चीज़ बोल रहा है। ठीक है, 7 गो हरा रंग है और 12 गो पीला रंग है। अनुपात कैसे निकालना है, हरा रंग वाले का पेंसिल का पीला रंग वाले का। तो हरा ऊपर हो जाएगा, जो पहले बोल रहा है ऊपर, और यहाँ पर पेंसिल का पीला, तो पीला नीचे हो जाएगा। ठीक है, पीला नीचे। हरा कितना हो गया, 7 है तो 7 हो गया। पीला कितना हो गया, 12 है तो 12 हो गया। यानी कितना हो जाएगा आपका 7:12 हो जाएगा। तो 7:12 किस में है आप देख लीजिएगा। तो 7:12 आपका सी में है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। 1 लीटर दूध का मूल्य 60 रुपये है तो 5 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा। ये जेटेट का प्रश्न है, झारखंड टेट का प्रश्न है, 2013 का प्रश्न है। ठीक है, तो 1 लीटर दूध हमको 60 रुपये मिलता है तो 5 लीटर कितना होगा बताइएगा। तो ये तो बहुत ही ईजी सवाल था। देखिए इसी तरह के प्रश्न कभी कभी आपके लक से आ जाते हैं, तो उस समय लोग ना प्रैक्टिस करके रहते तो दिक्कत हो जाता है। तो 60 पचे कितना हो गया, 300। देखिए जो 2013 था ना, जो 2013 का जेटेट यहाँ पर हुआ था उसमें प्रश्न में क्वालिटी नहीं थी। ठीक है, लेकिन आपको बता देते हैं कि इतना कम समय था कि आपको पता भी नहीं होगा। 90 मिनट में 150 प्रश्न बनाना था। क्वालिटी यही था कि कौन पढ़ पा रहा है प्रश्न को। बहुत लोग प्रश्न को 150 प्रश्न को पढ़ ही नहीं पाए, यहीं पर फेल होने का रीज़न था। जो 150 प्रश्न को पढ़ दिए उनका रिजल्ट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस सरकार जो है बहुत तरह की नीति अपनाती है, आपको उस नीति में सक्सेस होना है। ठीक है, जब समय कम देगी तो आपको क्या होगा,
प्रश्न को हल्का करेगा, ठीक है। जब समय कम देगा तो प्रश्न को हल्का करेगा, जब समय ज़्यादा देगा तो प्रश्न को भारी कर देगा। तो यही जब नीति चलता है तो हर समय आपको किसी न किसी स्तर से, एक स्तर से मजबूत होना होगा, तभी आप कुछ कर पाइएगा, ठीक है। तो ये 300 रुपया हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा देख लीजिएगा। 2 का पावर 0 इंटू 1 का मान क्या होगा? ये 0 होगा, 1 होगा, 3 होगा या 2 होगा, क्या होगा, ठीक है। तो 2 का पावर 0 कितना हो गया? 1, और गुने 1 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा? 1। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला है, चारों तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं? चारों तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं? महाद्वीप, द्वीप और टापू या महासागर, ठीक है। तो चारों तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग यहाँ पर महासागर के सेंस में लेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो इसके अनुसार आपको यहाँ हो जाएगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अगला यहाँ पर है, एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है? एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है? CO2, CO, CFC या कोई नहीं? देखिए यही प्रश्न पूछा गया था। एयर कंडीशनर जो होते हैं या रेफ्रिजरेटर, उससे CFC गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्या करती है? तो ये ओजोन परत को नष्ट करती है। ओजोन परत को कम करने में इसका बहुत अधिक योगदान है। और अभी देखिएगा सबके घर में एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर होना अनिवार्य हो गया। ऐसा लगता है कि इसके बिना लोगों की ज़िंदगी नहीं चलेगी, लेकिन इसके बिना ज़िंदगी जब चल रही थी तब हमारे यहाँ क्या था? तब पर्यावरण सही था, उसमें CFC गैस नहीं थी और ये ओजोन परत को कम नहीं कर रही थी, जिसके कारण हमारा जो है गर्मी बहुत कम होता था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। पीने योग्य जल या शुद्ध जल या मीठा जल पृथ्वी पर कितना प्रतिशत है? पीने योग्य जल, शुद्ध जल या मीठा जल पृथ्वी पर कितना प्रतिशत है? ये भी जेटेट का प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और देखिए ये कहाँ पर निकला था? सब JCERT टेक्स्ट बुक से आया था। 2%, 2.7, 3 या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए पीने योग्य जल को ऐसे आप देख के चलिएगा तो ये पूरा जो है आपको 2.6 से लेकर के 2.9 तक वाले को सही माना गया है आंसर, ठीक है। क्या एक्यूरेट 3% नहीं हो पाता है। तो अभी यहाँ पर हो गया कितना? 2.7% लेके चलिएगा, इसका ज़्यादा बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण है, आपको बताना है इसमें कौन द्विगु समास का उदाहरण है। सब प्रश्न देखिए, ये माता पिता क्या है? माता पिता, बीच में योजक चिन्ह है ना, योजक चिन्ह है तो कौन सा समास होता है बताइए? द्वंद्व समास होता है, ठीक है। यथाशक्ति, जिसमें भी यथा लगा वो किस में चला जाता है? अव्ययी भाव समास में चला जाता है ना। अब देखिए यहाँ पर 9 ग्रह, तो 9 ग्रहों का समाहार, 9 ग्रहों का समाहार। 9 क्या है? संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक जो शब्द होता है वो किस में जाता है? द्विगु में जाता है। तो यही 9 ग्रह जो है आपका द्विगु में चला जाएगा, ठीक है। चलिए 9 ग्रह इसका आंसर होगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, आपको बताना है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? प्रश्न पूछे गए हैं। ब्राह्मी लिपि, देवनागरी, खरोष्टी या गुरुमुखी, ठीक है। तो हिंदी जो है आपकी देखिए देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नीचे दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन करें। नीचे दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन करना है, ठीक है। आम्र है, दूध है, शहीद है, खिड़की है, क्या होगा? देखिए तत्सम शब्द किसको कहते हैं? तो जो संस्कृत का शब्द होता है, जो संस्कृत का शब्द होता है वो तत्सम शब्द होता है, ठीक है। तो संस्कृत का शब्द इसमें कौन है बताइएगा? संस्कृत का शब्द कौन है? तो देखिए आम्र, आम्र, आम्र संस्कृत का शब्द है, ठीक है। इसका हिंदी होता है आम, आम। तो आम्र संस्कृत का शब्द है, इसलिए आम्र ही तत्सम शब्द होगा। क्लियर। चलिए अगला देखिए, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा बताना है आपको, ठीक है। तो मनः जोड़ रथ, मन जोड़ औरत, मनो जोड़ रथ या मन जोड़ रथ, ठीक है। तो मनोरथ का सही संधि विच्छेद हो जाएगा मनः जोड़ रथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चूज द प्लूरल ऑफ गिवन वर्ड्स। जो वर्ड्स दिए गया है, नाइफ, इसका प्लूरल क्या होगा? नाइफ का प्लूरल क्या होगा? नाइफ, नाइफ्स, नाइफ, नाइफिल, ठीक है। तो जो एफ या एफ ही प्लूरल में रहते हैं उसको भी ई में बदल के एस लगा देते हैं, ठीक है। तो एफ या एफ ही को भी में बदल के एस लगाते हैं, नाइफ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइफ्स हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से सही स्पेलिंग को चुने। सही स्पेलिंग कौन सा है? रिसीव, रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड, ठीक है। तो इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाता है? रिसीव का RECEIVED
RECEIVE रिसीव, ठीक है। तो रिसीव सही आंसर इसका हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, देखिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से स्पेलिंग चुनिएगा, ठीक है। FEB फरवरी 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 कौन होगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर कौन हो जाएगा फरवरी का स्पेलिंग, तो FEBRUARY, ठीक है। फरवरी होता है FEBRUARY, किस में आ रहा है आपका सी में आ रहा है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी तरह के प्रश्न आते हैं, लेकिन आपको समय कम रहने के कारण आप बना नहीं पाते हैं, या सही नहीं होने के कारण बना नहीं पाते। जो बनाते हैं अच्छे अंक लाते हैं, 130 140 तक भी चला जाता है 150 में। तो देखिए प्रश्न तो इसी तरह का होना भी चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जब है तो एग्ज़ाम यहाँ पर टीचर का हो रहा है, 1 से 5 का हो रहा है, 6 से 8 का हो रहा है, तो ये सब होना चाहिए, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग, इसमें कौन सा स्पेलिंग गलत है उसको चुनना है, ठीक है। तो जनवरी का देखिए JNUR जनवरी सही है ना, दिसंबर DE से दिसंबर भी सही है, AUG अगस्त भी सही है, FEB देखिए फरवरी गलत लिखा हुआ है, फरवरी गलत लिखा हुआ है, इनकरेक्ट स्पेलिंग को ही चुनना था। इनकरेक्ट कौन है, सी है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, बताइए। एक शिक्षक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, आपसे पूछा है, ठीक है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना, एक सुवक्ता होना, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों की जो कठिनाइयाँ हैं उसको दूर करना सबसे इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है एक शिक्षक का। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, सभी में। तो राइट आंसर इसका सभी कर दिया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, OPD का फुल फॉर्म है, OPD का फुल फॉर्म है, ठीक है। OPD का फुल फॉर्म क्या है, आउट प्रोटोन डिपार्टमेंट, ओल्ड पेशेंट डिपार्टमेंट, ओल्ड पेंशन डिपार्टमेंट, और यहाँ पर क्या है, तो या कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर है आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो है नहीं दिया गया है, ठीक है, नहीं दिया गया है। इसका आउटर OPD का फुल फॉर्म यहाँ पर नहीं क्लियर किया गया है। अगला है, संविधान का अनुच्छेद असमानता को दूर करता है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, ठीक है। असमानता को कौन दूर करता है आपको बताना है, ठीक है। तो संविधान का अनुच्छेद जो है यहाँ पर 17 वो असमानता को दूर करता है। एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, राजनीति का, सामाजिक का, शिक्षा मनोविज्ञान का, या कोई नहीं, ठीक है। तो एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, वो है शिक्षा मनोविज्ञान का। एक व्यक्ति की उम्र 10 वर्ष है, उसकी मानसिक आयु भी 10 वर्ष है, व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होगी, ठीक है। व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होगी, बुद्धि लब्धि का सूत्र देखिए आपको दे दिए हैं, मानसिक आयु, तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, तो व्यक्ति वास्तव में वह 10 वर्ष का है, और इंटू 100 होता है, ठीक है। 100 यानी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। 100 किस में है, तो 100 आपका सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। राइट द अंटोनिम ऑफ वर्ड नेवर, ना राइट द अंटोनिम ऑफ वर्ड नेवर, नेवर का अपोजिट वर्ड क्या होगा आपको बताना है, रिमाइंडर, लेटर, ऑलवेज, या नन, क्या होगा, ठीक है। तो नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर का हिंदी होता है कभी नहीं, तो उसका जो विपरीत शब्द होगा वो क्या होगा, सर्वदा, हमेशा, हमेशा के लिए क्या होता है, ऑलवेज, तो ऑलवेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेगा देखिएगा, एक छात्रावास में 20 आदमी के लिए 120 दिन का भोजन उपलब्ध था, 20 आदमी और छात्रावास में आ गए तो अब भोजन कितने दिन चलेगा, ठीक है। देखिए आदमी और दिन पर आधारित प्रश्न है, आदमी और दिन पर आधारित प्रश्न ये है, ठीक है। इसमें कैसे होता है देखिए, तो 20 आदमी के लिए 120 दिन का भोजन था, आदमी और दिन दिया हुआ है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से यहाँ भोजन उपलब्ध है, पहला वाक्य से इतना दूर लिख देंगे, 20 आदमी के लिए 120 दिन का भोजन था। अब 20 आदमी और छात्रावास में आ गए, तो बताइए टोटल आदमी कितने हो गए, 120 थे, 20 और आ गए 140, तब भोजन कितने दिन चलेगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। तब भोजन कितने दिन चलेगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो आप इसको बना करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 आदमी के लिए 120 दिन का था, ठीक है, और आ गए 20 आदमी और छात्रावास में आ गए, तो 20 आदमी के लिए 120 दिन का भोजन था, 20 आदमी और आ गए, तो 20 आदमी और आ गए यानी यहाँ 40 आदमी होगा, यहाँ कितना होगा 140 नहीं 40 आदमी होगा, ठीक है। 20 आदमी और आ गए, ये दिन दिया हुआ था 120 दिन, ठीक है। तब कितने दिन का होगा, तो इसको काट लीजिएगा, ठीक है, और इसको काट लीजिएगा, 20 से ये 40 दो बार में कट गया, 2 से ये 60, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसमें कौन चुंबकीय पदार्थ है आपको बताना है, इसमें कौन चुंबकीय पदार्थ है, लोहा, पेपर, लकड़ी या प्लास्टिक।
तो जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है वो चुंबकीय पदार्थ होगा। तो इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जो चुंबक को अपने आकर्षित करता है? लोहा है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका लोहा होगा। मोहन बाजार जा रहा है, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य कौन है आपको बताना है। ठीक है, देखिए एक वाक्य आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर राम आम खाता लिखा हुआ था, एक बात देख लीजिएगा, राम आम खाता है। ठीक है, तो देखिए जो शुरू बार जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट राम हो गया यानी कर्ता हो गया, और ये बाकी सबको आप ऑब्जेक्ट में डालिएगा। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट शुरू बार लेंगे इसी को हम लोग उद्देश्य कहते हैं। कभी कभी होता है वाक्य को दो भाग में बांटा जाता है। ये जो वाक्य है पूरा राम आम खाता एक वाक्य है, तो इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा उद्देश्य होता है, और सब्जेक्ट के बाद वाला जितना सब बचता है वो प्रिडिकेट होता है। ठीक है, या विधेय होता है। अब देखिए, तो मोहन बाजार जा रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट मोहन है, इसलिए मोहन उद्देश्य होगा। मोहन क्या होगा? उद्देश्य हो गया। और बाकी बाजार जा रहा है ये विधेय है। ये क्या है? विधेय है। क्लियर हो गया ना? चलिए ठीक है, बहुत लोग गलत भी हुआ होगा तो समझ लीजिएगा। हाथ न आना मुहावरा का निकटतम अर्थ क्या है? इसमें से बताना है। हाथ न आना मुहावरा का निकटतम अर्थ क्या है? पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना, हाथ फैलाना। ठीक है, तो हाथ न आना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा पकड़ में नहीं आना। देखिए मुहावरा से एक प्रश्न तो फिक्स आपके एग्जाम में रहेंगे, इसलिए मुहावरा सेशन को देख लीजिएगा। मुहावरा सेशन यहाँ पूरा पढ़ा भी दिया गया है। ठीक है, हमारे चैनल पर मुहावरा सेशन पूरा पढ़ा दिया गया है, और उसका विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता में परीक्षा में आया हुआ PDF भी बना हुआ है। तो जो चाहते हैं वो यहाँ से पूरे 1 to 5 का, 6 to 8 का 500 रुपये में जुड़ करके यहाँ से सारा चीज PDF भी ले सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो सारी सुविधा सिर्फ 500 रुपये में आपको दी जा रही है, और टेस्ट सीरीज के लिए 150 रुपये। तो जुड़ जाइएगा। इसमें द्वंद्व समास है, इसमें द्वंद्व समास है, आपको बताना है कि इसमें द्वंद्व समास कौन है। ठीक है, देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है आपको बताइएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है? वैसा समास जो शब्द जो रहता है एक दूसरे का अपोजिट होता है, एक दूसरे का अपोजिट, और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ रहता है। अगर एक दूसरे का अपोजिट होगा तभी तो उसमें लड़ाई होगा ना, तो द्वंद्व माने लड़ाई झगड़ा हो, तो एक दूसरे का अपोजिट होगा। कोई रात रहेगा तो अगला दिन, एक दूसरे का अपोजिट, विलोम शब्द रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, ये नहीं है। अंधकूप, अंध से कूप, नर नारी, देखिए यहाँ पर नर है, नारी है, बीच में योजक चिन्ह लगा है ना। तो जिसमें बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा वही आपका द्वंद्व समास होगा, क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? बताना है। इसमें 4 को शब्द दिया है, इसमें किस में कु उपसर्ग नहीं है? ठीक है, चलिए देखते हैं उपसर्ग कौन होता है। तो जो किसी शब्द में पहले लगता है, उसी को तो हम लोग उपसर्ग कहते हैं ना। जो किसी शब्द में पहले लगता है और वह शब्द का भी अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो बन पाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर आपका है कुरूप। देखिए कुरूप है, तो देखिए रूप कोई शब्द होता है कि नहीं? बोलता है तुम्हारा रूप अच्छा नहीं है, रूप, तो रूप में हम पहले लगा दिए कुरूप। ठीक, कु लगा दिए, तो क्या बन गया? कुरूप। इसमें कु उपसर्ग है, यानी कुरूप में कु उपसर्ग काम कर रहा है, सही है? तो नहीं वाला पूछा थे, तो कुरूप में कु उपसर्ग है। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, कुशल में देखिए सल कुछ नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसका अर्थ ही नहीं है, इसलिए इसके पीछे अगर उपसर्ग लाएंगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, देखिए अगला कुकर्म। तो कर्म एक शब्द होता है ना, सभी लोग बोलते हैं तुम अपना कर्म करो, तो कर्म के पीछे हम लगाएंगे कु, तो ये कुकर्म बनेगा। तो इसमें कु उपसर्ग है कि नहीं है ना? तो शिव कु उपसर्ग है, यानी इसमें भी कु उपसर्ग है, इसमें भी कु उपसर्ग है। कुचाल, तो चाल होता है ना, कौन चाल से चल रहे हो जी पूछते हैं, इसी के पीछे कु लगा दीजिएगा, तो कुचाल हो गया। मैंने कु उपसर्ग यह काम कर रहा है, तो कुचाल में कु उपसर्ग काम कर रहा है, तो इसमें भी कु काम कर रहा है, इसमें काम नहीं कर रहा है। यहाँ पूछा नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज अ नाउन? इसमें कौन सा एक शब्द ऐसा है जो संज्ञा को इंडिकेट कर रहा है? ठीक है, तो देखिए ही क्या चीज़ है? तो किसी संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द, यानी ही प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? संज्ञा के बदले में प्रोनाउन हो गया। गो मतलब क्या होता है? जाना। यह क्या हो गया? वर्ब हो गया, कि कोई भी एक्शन जब लेंगे तो वर्ब होगा। अब देखिए राम, तो जानते हैं एनीथिंग नेम इज नोन एज नाउन, कोई भी नाम को नाउन कहते हैं, तो राम नाउन है। क्लियर हो गया? अब फैट यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बता देते हैं। इसका आंसर नाम हो जाएगा, क्योंकि नाउन में कौन आता है? नाउन में ओनली फॉर नेम आता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखिएगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ प्रोनाउन, इसमें से कौन सा एक वर्ड ऐसा है जो प्रोनाउन है। रामेश्वर नाम है, ये नाउन में जाएगा। यू तो ये संज्ञा के बदले में आया है, संज्ञा के बदले, अगर राम रहता तो ये नाउन में जाता, लेकिन उसी के बदला में यू आया है, तो यू प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है। वाइज एडजेक्टिव है और प्ले वर्ब है, ठीक है, तो यू हो जाएगा इसमें राइट आंसर। क्लियर, तो यू किस में है, बी में है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये जो बी यू है वो प्रोनाउन है, वो प्रोनाउन है। क्लियर हो गया। बहुत ही अच्छा आप लोग का भी जवाब आ रहा है, बहुत ही अच्छे आप लोग सही से जवाब दे रहे हैं, सभी को जानकारी हो गई है, सभी को तैयारी कर ली है। और देखिए अभी समय है, और जो शिक्षक नहीं जुड़ पाए हैं, जो शिक्षक यहाँ से पीडीएफ सारी चीज़ ऑनलाइन नहीं पढ़ पाए हैं, तो अभी कभी पीडीएफ ले लीजिएगा, क्योंकि जेसीईआरटी जैक की किताब से ये पूरा प्रश्न बना हुआ है और जेसीईआरटी जैक की किताब से ही पूरा प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो आप सभी यहाँ से एक बार पढ़ना कभी भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। एग्जाम का 2 दिन 3 दिन 4 दिन ही बचा हुआ है, तो आप यहाँ से तो पीडीएफ ले ही लीजिएगा, वीडियो देखिए चाहे नहीं देखिए, पीडीएफ तो पूरा लेकर के एक नज़र देख ही लीजिएगा। देखिए बहुत छोटे छोटे पीडीएफ आपको चैप्टर वाइज बने हुए हैं, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा पीडीएफ है, और सब चैप्टर को आप यहाँ से आसानी से 4 से 5 दिन में भी, 2 दिन में आपकी मेहनत पर आप देख सकते हैं, तो आप अभी कभी ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज एडजेक्टिव, इसमें से कौन सा वर्ड्स ऐसा है जो एडजेक्टिव है, विशेषण है, ठीक है। तो देखिए रामानंद, यहाँ पर एक बी नंबर में है रामानंद, ये नेम है, क्या होगा बताइए, नाउन होगा। दे ये क्या होगा, तो ये संज्ञा के बदले में ये सब आता है, ही सी इट नेम दे, ये सब, तो ये क्या होगा, प्रोनाउन। रीड ये क्या होगा, पढ़ना, तो पढ़ना कोई एक्शन हो गया, तो एक्शन मतलब वर्ब हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड बचा हुआ है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल माने क्या होता है बताइए, सुंदर, और ये क्या है, ब्यूटीफुल, यही एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल ही एडजेक्टिव है जो विशेषता बता रहा है, विशेषता क्या है कि सुंदर है। क्लियर, तो ब्यूटीफुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल आर्टिकल्स। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स जहाँ जहाँ है वहाँ पर आर्टिकल देना है, ठीक है। देखिए ए होगा, एन होगा, द होगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इसमें बताना है, तो क्या होगा देखिएगा, फिल सुटेबल आर्टिकल्स, सन ना, सन, सन के पहले क्या लगेगा, तो ऐसी चीज़ें जो दुनिया में ओनली फॉर वन हो, यूनिवर्स इज ओनली वन, ब्रह्मांड में केवल एक ही हो, उसके नाम के पहले द लगाते हैं हम लोग, ठीक है, उसके नाम के पहले द लगाते हैं, जो यूनिवर्स में ओनली वन हो। सन है, मून है, स्टार्स है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो जो ओनली वन है उसके पहले द लगाइएगा। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, तो द सन, क्या लग जाएगा, द सन राइज इन द। अब देखिए ईस्ट, ये भी क्या है, डायरेक्शन है, ये क्या है, डायरेक्शन है, और ईस्ट केवल एक ही होता है यूनिवर्स में, ईस्ट एक ही तरफ को बोला जाता है, इसलिए इसके पहले भी द लगाइएगा। तो दोनों में ही क्या लगेगा, द लगेगा, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 1001 का पूर्ववर्ती संख्या बताएं, 1001 का पूर्ववर्ती संख्या बताएं, बताना है आपको, ठीक है। 999, 1000, 1002, 1003, 1001 का पूर्ववर्ती संख्या बताना है आपको, ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या मीन्स क्या होता है, देखिए पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती नाम से ही है, पूर्व माने क्या होता है, पहले, पूर्व माने क्या होता है, पहले, यानी जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके पहले वाली संख्या बताइएगा तो वो पूर्ववर्ती कहलाएगा, ठीक है। तो पहले वाली संख्या बताने के लिए अगर बड़ा है तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले, जब उससे पहले वाला बताना है तो क्या कीजिएगा, उसमें 1 घटा दीजिएगा, या नहीं तो आपको लग रहा है कि हम पहले बता लेंगे तो इसी तरह से सिंपल बता लीजिएगा। अब देखिए जैसे कोई 3 का पूछा है पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 3 के पहले कौन आता है बताइए, 2 आता है ना, तो डायरेक्ट हम बता दिए। लेकिन कोई पूछेगा कि यहाँ पर 1 2 1 1 का क्या होगा, ठीक है, तो 1211 का क्या होगा, तो 1 पहले, तो 1 हटेगा तो 10 बचेगा, यानी 1210 होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए 1001 का पूर्ववर्ती, पूर्व माने पहले वाली संख्या याद रखिएगा, तो 1001 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो इसमें से -1 कर दिए तो 0 0 0 1, ऐसे भी हो जाता है, 1 हट जाएगा तो यहाँ 0 बैठेगा, यानी 1000 होगा, ठीक है। तो 1000 किस में है, देखिए बी में है ना, तो बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्या 32546 में 2 का स्थानीय मान बताएं, संख्या 32546 में 2 का स्थानीय मान बताएं, 200, 120, 2002, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए स्थानीय मान क्या होता है, 32546 स्थानीय मान,
ये इकाई स्थान पर है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, ये 10,000, यही हम लोग करते हैं ना। तो इकाई स्थान पर है तो 6 इकाई 6 हो जाएगा, 4 दहाइयाँ 40 हो जाएगा, 5 सैकड़े 500 हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से नहीं करते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं ना जल्दी शॉर्टकट बनाने के लिए कि 32,546 है तो 6 का पूछ रहा है तो इसके आगे कोई अंक नहीं है तो 6 होगा। 4 का पूछ रहा है तो 4 के आगे एक अंक है 6 तो 4 और 1 0। 5 का पूछ रहा है तो 5 लिखेंगे और 5 के आगे ये 2 अंक है तो 2 0 बैठा देंगे 500। अगर 2 का लिखना है तो 2 लिखेंगे और 2 के आगे 3 अंक है 1 2 3 तो 2 पर 3 0 बैठा देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको सिंपली बनाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 है, देखिए 2 है और इसके आगे कै गो अंक 1 2 3 गो अंक है तो 3 0 बैठा दिए इस तरह से। लेकिन इसका बेसिक क्या होता है, तो बेसिक वही इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार पर हम लेकर के चलते हैं। ऐसे आप देखिएगा एग्जाम है, आप जिस स्तर से समझ के जितना जल्दी बनाते हैं वो आपकी काबिलियत होगी, ठीक है। यहाँ पर बना करके दिखलाना नहीं है कि हम कैसे बना रहे हैं, क्लियर। तो अब जैसे समझ आइए आपको आज बेस्ट है। देखिए भिन्न 3/4 और 5/2 में कौन बड़ा है, क्लियर है कौन बड़ा है। तो चलिए देखिए 3/4 और 5/2 ऐसे कर लीजिएगा। देखिए ये 2 को तक ही ये नियम एप्लीकेबल है, उससे आगे क्या करते हैं तो उससे आगे बड़ा बड़ा वीडियो सब बता दिया गया है कि कैसे बड़ा छोटा कीजिएगा। जो जुड़े हैं वो सभी कोई जान रहे हैं, जो नहीं जुड़े हैं अभी जुड़ के यहाँ से PDF नोट्स और वीडियो सब कुछ ले लीजिएगा, साथ में क्लास भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे भी आपको जेटेट में समय है आपको 100% यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन है 3/4 और 5/2 में, यही है ना। तो देखिएगा यहाँ पे इसमें कैसे करते हैं हम लोग, इसको इस तरह से कीजिएगा। 3/4 है 5/2 है, ये 2 से इधर गुना कीजिए, 2 से इधर गुना कीजिए तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 4 से इधर गुना कीजिए तो 4 5 कितना हो जाएगा 20। अब ध्यान दीजिए ये 6 और 20 में कौन बड़ा है, 20 बड़ा है ना। 20 किधर लिखा हुआ है, इधर वाला में है, तो इधर वाला का अंक क्या है 5/2 है ना, तो 5/2 ही बड़ा है, 5/2 ही बड़ा है, क्लियर हो गया ना। 5/2 बड़ा है, 5/2 बी में। इसी तरह से चेक कर लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज में कोण A 50 डिग्री, कोण B 70 डिग्री, तो कोण C का मान बताना है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है आपका, बहुत बार। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हम ले लिए, ठीक है, सपोज एक त्रिभुज हम ले लिए, यहाँ पर A और यहाँ पर B और यहाँ पर C है। कोण A 50 डिग्री है, मान लीजिए कोण A 50 डिग्री है, कोण B 70 डिग्री है, कोण B 70 डिग्री है। तो यहाँ पर किसका मान बताना है, C का मान बताना है। इसको मान लीजिए कि X है। तो त्रिभुज का प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C मिला करके 180 डिग्री होता है ना। तो होता है तो चलिए लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री हो गया। कोण A का मान 50 है, 50 डिग्री, कोण B का मान 70 है, 70 डिग्री, प्लस कोण C का मान x है बराबर 180 डिग्री। 50 70 कितना हो गया 120 डिग्री, प्लस x बराबर हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। यही हो जाएगा आंसर, क्लियर, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना। चलिए देखिए अब यही हो गया आपका, बन गया ना। देखिए अब कहने का मतलब है कि आपको देखिए एग्जाम में दिखलाना नहीं है, आप ध्यान रखिएगा इस बात को, हमारा आपको एग्जाम में दिखलाना नहीं है। आप डायरेक्ट कीजिएगा कि 2 को जोड़ लिए 50 20 50 और 70 120 और तीनों का 180 हुई करता है, तो आप डायरेक्ट घटाइएगा 180 माइनस 120 बराबर 60 आंसर दीजिएगा। आप इतना देखिए लेंदी नहीं कीजिएगा, ये हम आपको बेसिक के लिए बता रहे हैं कि जब आप एग्जाम में जाइएगा तो आपको बहुत स्पीड में बनाना पड़ेगा, इतना धीरे धीरे नहीं आप लोग बनाएंगे। बात समझ गए मेरा ना, हाँ पूरा फास्ट काम करेंगे, जो आता है उसको जल्द से कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, ATM का पूरा नाम क्या है, ATM का पूरा नाम क्या है। बहुत ही MBVI प्रश्न, जितना बार कहा जाना बहुत कम पड़ेगा, बहुत बार पूछा है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन, आउट टेलर मशीन क्या होता है। तो ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, डेंगू रोग का वाहक है, डेंगू रोग का वाहक है। देखिए डेंगू होता है ना, डेंगू, तो उसमें कौन सा मच्छर होता है, एडिज, क्यूलेक्स, घरेलू, एनोफिलीज मच्छर, ठीक है। तो डेंगू रोग का जो वाहक होता है ना, डेंगू रोग का जो वाहक होता है आपको बता देते हैं। जो डेंगू रोग का वाहक होता है, जो डेंगू रोग का वाहक होता है वो देखिए मादा एडिज मच्छर होता है। कौन होता है, मादा एडिज मच्छर। मादा एडिज मच्छर के काटने से ही डेंगू होता है। देखिए कोई मच्छर में जो है ना, देखिएगा
उसमें यहाँ पर मादा ही लगा हुआ रहेगा। जैसे मलेरिया भी लीजिएगा ना तो मादा ही लगा हुआ रहेगा। बताइए, मादा लोग बहुत डेंजर होता है, याद रखिएगा। मादा लोग के काटने से बहुत बड़ा रोग हो जाता है, ठीक है। और मादा लोग के काटने से नर लोग भी पगला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मादा वाला एकदम याद रखिएगा, मादा 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 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। प्लस पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, प्लस पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? प्लस पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, यह सभी, ठीक है। तो प्लस पोलियो कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है बताइएगा? तो ये यहाँ पर पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, पोलियो का उपचार करना, यानी राइट आंसर सभी ही चला जाएगा इसमें, राइट आंसर सभी हो जाएगा। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या ऑर्गन? कौन सा है हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस? आपको बतलाना है, ठीक है। तो देखिए, हवा में जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है गैस वो आपका यहाँ हो जाता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो देखिएगा, एक वो हवा यानी वायुमंडल, वायुमंडल में कह लीजिए, तो इसका जो पैराग्राफ होता है इस तरह का होता है, 78%, ये ओनली फॉर नाइट्रोजन है। और इसमें देखिएगा तो 21% ऑक्सीजन, पहला नाइट्रोजन का है और दूसरा ऑक्सीजन का है। बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है और सारा कुछ देखिए, ये जो आप टेस्ट सीरीज में भाग ले रहे हैं ना, आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न ही हम करवा रहे हैं। बाहर का कोई ज़्यादा प्रश्न आपका है ही नहीं, सब किताब का है, टेक्स्ट बुक का है और उसके साथ विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। इसलिए आप लोग इसको कभी भी कोई भी मिस नहीं करें, तुरंत जुड़े। साथ में आपको यहाँ पर प्राइज भी दी जा रही है, जिससे आपको यहाँ पर 57 पुरस्कार भी मिल रहा है। तो आप सभी पुरस्कार भी ले सकते हैं और यहाँ पर जुड़ करके तैयारी भी कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द जुड़ेंगे, हाँ ठीक है। चलिए, तो हवा में सर्वाधिक मात्रा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्यामपट्ट पर लिखते समय, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताइएगा? जब आप श्यामपट्ट पर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो उस समय लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या होगा? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। लग रहा है ना कि सभी सही है? हैंड अप कीजिए। लग रहा है ना आप लोग को सभी सही है? तो देखिए, यही तो पेडागोगी है, लगेगा कि सब सही है। जो भी मार्क आएंगे वो अपने आप को दावा देंगे कि ना यह सही है, यह सही है। लेकिन सही कौन होगा जानते हैं? सही वही होगा जो बोर्ड आंसर को जारी करेगा। वो गलत कर दिया तो वह हो जाएगा, सही कर दिया तो वह हो जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड के अनुसार क्या होगा वो देखना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर श्यामपट्ट पर लिखते समय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो सबसे महत्वपूर्ण में आता है लेखन में स्पष्टता, ठीक है। देखिए, एक चीज़ हम याद करें, ये बता रहे हैं आपको। जैसे हम बोर्ड पर गए, लिख रहे हैं, बहुत सुंदर लिख रहे हैं, अ स प स मिला दिए, लेखट तो बढ़िया है, पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। अब इसी को हम खराब ही लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। तो ये अगर खराब भी उससे लिखा हुआ है लेकिन स्पष्ट पढ़ा रहा है कि स्पष्टता लिखा हुआ है, तो यही सही चीज़ है, ठीक है। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? लेखन में स्पष्टता होगा, ठीक है। लिखा हुआ ठीक से होना चाहिए जिससे सभी लोगों को पढ़ा जा सके, सभी कोई पढ़ सके। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करोगे? बताओ भाई, सब कोई शिक्षक हैं, क्या करेंगे आप सभी? आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? बहुत शिक्षक हम बताते हैं आपको, इसमें 50% होंगे ना, 20 डंडा, 20 पटकन मारेंगे, धड़ाम 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 मारने लगेंगे, मारबे करेंगे, एकदम डर बना देते हैं कि अगला दिन सही भी नहीं करे। तो बच्चा क्या होगा? अगला दिन से आएगा भी नहीं, ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, बहुत शिक्षक होंगे, उसको क्या करेंगे? फूल का माला भी पहना देंगे, उसको डेमोरलाइज कर देंगे, एकदम रोने लगेगा वो। तो ये भी अगला दिन से नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर बहुत शिक्षक ऐसे होंगे जो अभिभावक को कहने लगेंगे, ठीक है। वो कोई शिक्षक छोड़ो, हटाओ यार, आने दो, आ तो रहा है कम से कम, वो भी करेंगे। लेकिन सबसे उचित कारण क्या होगा? देखिए, आपको बता देते हैं। एक आपको उदाहरण बहुत सा ऐसा देखिएगा मिला हुआ है। बहुत बच्चे लोग काम भी करते हैं, काम करके भी आपका विद्यालय आते हैं। सबको एक जैसा कभी भी नहीं आंकना चाहिए, ठीक है। सभी को एक जैसा कभी भी नहीं आंकना चाहिए। ऐसे बहुत उदाहरण मिले हुए हैं। एक बच्ची हमेशा जो है काम करके अपने घर के और आती थी और पैसे का जुगाड़ उससे चलता था। उसका नाम माँ थे, न पिताजी थे, लेकिन वो पढ़ने आती थी। लेकिन कभी कभार क्या होता था, उसका विलम्ब होता था। उसके शिक्षक जो 1-2 शिक्षक थे उसको मार भी दिए थे, लेकिन फिर भी वो आती थी। लास्ट में उसका कारण जानने का प्रयास किया गया उनके प्रधानाध्यापक तरफ से, तो पता चला कि वह इसी में क्या करती है कि इस समय वह किसी घरदाई का काम करती है और काम करने के बाद उसको छुट्टी होता है तब वो आती है। तो देखिए क्या हुआ,
यहाँ पर बच्ची पढ़ने के लिए इच्छुक थी, लेकिन यदि आप मारते तो क्या करते, छोड़ देते। लेकिन उसके कारण जानने का चेष्टा करना चाहिए, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। उसके कारण पहले जान लीजिए, उसके कारण जानने की चेष्टा करेंगे आप सभी को, ठीक है। इसका मेन यही है। अगला, विकास के संबंध में क्या सही बताइए। विकास के संबंध में देखिए, एक पार्ट सबको तो हम बताए ही हैं, सीडीपी तो लगभग समाप्त ही हो गया, ऐसे जो मेन चीज़ है वो तो हमने पढ़ा दिया आप सभी को। तो विकास एवं वृद्धि एक पार्ट है ना, यहाँ से तो 2 प्रश्न या 3 प्रश्न आपका एग्जाम में पक्का आता है, आ ही जाता है, तो आ ही जाएगा। तो पूछ रहा विकास के संबंध में क्या सही है बताइए, यहाँ पर ढूंढिए। विकास नहीं होता, ये तो एकदम गलत है। विकास हमेशा होता है, किसी का भी होता है। विकास कभी भी हो सकता है, इसके लिए समय निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। विकास कभी भी हो सकता है, इसके लिए समय निर्धारित नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। विकास कभी भी आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता है कि आप 20 साल में ही विकास करें, आप 30 साल में ही विकास करें, आप 40 साल। विकास का कोई समय निश्चित नहीं होता है। विकास कभी भी हो सकता है, विनाश कभी भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये राइट आंसर हो गया। विकास की गति रुक जाती है, ऐसा नहीं है, कोई नहीं, ये सब नहीं है। सबसे राइट आंसर जो है बी है, सूटेबल आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है। डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है। देखिए, आपको जो हम पठन विकार पढ़ाए हैं, कहीं नहीं मिलेगा। आपको बता दे रहे हैं, जो पठन विकार सीडीपी में पढ़ा दिया गया कहीं नहीं मिलेगा। और सीडीपी में अगर पठन विकार से 2 प्रश्न नहीं आएगा तो 1 प्रश्न पक्का आएगा। इसलिए आप उस जो टॉपिक है, वो जो पीडीएफ है, उसको पूरा देख लीजिएगा। पठन विकार का पीडीएफ बना हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो प्रश्न है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्या होगा, ठीक ना। देखिए, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया याद रखिएगा, डिस तो हमेशा विकार के लिए लगा हुआ रहता है, कैलकुलिया, ठीक है। तो कैलकुलिया किससे जुड़ा हुआ बताइए। कैलकुलिया कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है। कैलकुलेशन को ही बनाया है कैलकुलिया। तो कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन किस में होता है बताइए। कैलकुलेशन हम लोग गणित में करते हैं। किस में करते हैं, गणित में, ठीक है। तो ये जो कैलकुलिया वाला जितना आएगा सबको यहाँ पर गणितीय संबंधी विकार में डालिएगा। कैलकुलिया वाला जितना आएगा ना, सबको किस में डालिएगा, गणितीय संबंधी विकार में डालिएगा कैलकुलिया वाला। क्लियर हो गया ना डिसकैलकुलिया का। तो डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है, तो गणितीय संबंधी विकार से है। क्लियर। चलिए अगला, समायोजन नहीं कर पाने का कारण क्या होता है। देखिए, कोई व्यक्ति जो होते हैं, देखिए आप घरों में बहुत ही ऐशो आराम या अपने स्तर के अनुसार रहता है, लेकिन आपको सब दिन घर में काम नहीं चलता, आपको बाहर निकलना पड़ता है। चाहे आप ऑफिस में जाते हो, चाहे आप बाजार में जाते हो, चाहे आप किसी अन्य घर भी जाते हो, शादी विवाह पार्टी में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है आपको। आपके अनुसार सारी सुविधा मिल गई तब तो वहाँ कोई एडजस्टमेंट की बात ही नहीं है। आपको वहाँ एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा, वो तो आपके अनुसार जितना था वो सारा चीज़ मिल गया, वो एडजस्टमेंट नहीं हुआ। एडजस्टमेंट वो हुआ कि जो आपका अपोजिट चीज़ मिला। आप यहाँ कूलर, एसी, फ्रिज, टीवी सब चीज़ आपकी सुविधा थी, लेकिन आप जहाँ गए वहाँ आपको मिट्टी का घर मिला। वहाँ ना फ्रिज है, ना कूलर है, ना टीवी है, ना उस तरह का घर मकान बनाया हुआ सिड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। यहाँ पर एडजस्टमेंट कि आप गए इस तरह के घर से, परिवेश से, और यहाँ मिला आपको। अगर यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है तो इसका कारण बहुत सा चीज़ होता है। देखिए, जो खुशहाल प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो किसी भी तरह में ज़िंदगी जीवन बसर करते हैं, अच्छे में भी खराब में भी। लेकिन जो यहाँ गलत मानसिकता के होते हैं, यानी जो सहनशील नहीं होते हैं, तो वो सब हमेशा कुंठा में किसी का बहाना करते रहते हैं। तो ये जो व्यक्ति जाएगा वो जानते हैं क्या करेगा, इसको भी इसी तरह का बना लेगा, मेहनत करके इसको भी इस तरह बना लेगा, फिर अच्छा से लाइफ जिएगा। लेकिन एक व्यक्ति जो जाएगा उस घर को बर्बाद कर देगा। जानते हो क्या, वो द्वंद्व होगा, उसमें कुंठा रहेगा, उसमें तनाव रहेगा। ये सभी समायोजन नहीं कर पाने का कारण है। और ये सब चीज़ जब भी रहेगा किसी के पास तो समायोजन कर ही नहीं पाएगा। इसलिए समायोजन नहीं कर पाने के कारण, एडजस्टमेंट नहीं कर पाने के कारण वो या तो लड़ते झगड़ता है, या तो उसके मन में अंदर से कुंठा होता रहता है कि हम ऐसा घर आ गए, हम ऐसा घर का थे, या तनाव में हमेशा रहेगा। तो ये सभी समायोजन नहीं कर पाने का मुख्य कारण है। सबसे जहाँ हटिएगा आपको समायोजन तुरंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, व्यक्तित्व संबंधी गुण प्राप्त होते हैं शरीर एवं अंतःस्रावी ग्रंथि से, तंत्रिका तंत्र से, बुद्धि से, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो देखिए, व्यक्तित्व का जो गुण प्राप्त होता है वो इनमें सभी कार्य कर रहे होते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, एक गोला की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। एक गोला की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है।
एक गोला की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उस गोला का आयतन ज्ञात करें, उस गोला का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, क्या होगा आपको बताना है। चलिए देखते हैं, इसको बना के भी देख लेते हैं। एक गोला की त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब क्या दिया हुआ है, आर, आर आपको दिया 21 सेंटीमीटर। गोला का आयतन होता कितना है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब 4/3 पाई का मान हो गया 22/7 और आर क्यू यानी आर का मान हो गया कितना, 21 गुने 21 गुने 21। ठीक है, यही होता है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको क्या करेंगे, सॉल्व यदि आप करके देखिएगा तो 4/3 गुने पाई 22/7 यानी क्यू 21 गुने 21 गुने 21। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ 3 और 7 है, तो 3 7 21 और 7 एकम 7, ये कट गया। 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 21 गुने 21 कीजिएगा तो 441 आता है ना, 441। अब 441 गुने 88 कर दिएगा, कितना कर दिएगा, 441 गुने 88 कीजिएगा, 441 और गुने कितना कर दिएगा 88। ठीक है, कितना आएगा, 8 में 1 से करेंगे 8 हो गया, 8 चौके 32 के 2। ठीक है, हाथ में 3 रह गया, 8 चौके 32 और 3 कितना हो गया 35, यानी 3528 ही होगा। तो नेक्स्ट ये 3528 है तो उसके नीचे भी तो 3528 ही आएगा ना, 3528 ही आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 हो गया, ये 8 2 10 हो गया और 5 2 7 1 8 हो गया, 3 5 कितना हो गया 8 हो गया, 3 38,808 आ रहा है। ठीक है, 38,808 किस में है, सी में है, और ये आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब होगा, और नहीं तो घन में लिखेगा, अगर हिंदी में तो घन सेंटीमीटर आपको लिखना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको मात्रक पर भी आपको ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, सेलेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का इसमें चयन करना है, कौन है, यू वेंट टू पटना। ठीक है, देखिए यू क्या हो गया सब्जेक्ट और वेंट क्या होगा, गो वेंट, गो पहला रूप, वेंट दूसरा रूप, V2 और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, देखिए आपको टेंस हम पढ़ा दिए हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट किस में आता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। क्लियर, ये परफेक्ट नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट है। अब देखिएगा राधा, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, वाज लगेगा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, और फिर कमिंग, तो ये क्या चीज़ है V4 और फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट किस में लगता है, तो ये आपको लगता है कंटिन्यूअस में। किस में लगता है, कंटिन्यूअस में, और वाज वेयर है इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, राधा हैड बीन गॉन टू पटना, राधा तो ये सब्जेक्ट हो गया, हैड तो ये तो ऑक्सिलरी वर्ब है, और बीन और गॉन V3, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस बीन किस में लगता है, तो इसको कल ही बताए थे हम लोग, तो ये पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो ये पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल हो गया। तो आपसे पूछा था सेलेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, इसमें किस में द्विगु समास नहीं है, बताइए कि इसमें किस में द्विगु समास नहीं है, चौराहा में, त्रिभुज में, अट्ठन्नी में या त्रिनेत्र में, किस में द्विगु समास नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं, द्विगु याद रखिए, द्विगु माने दो, और दो क्या चाहिए, संख्यावाचक। तो देखिए संख्यावाचक को अगर संख्यावाचक का संख्यावाचक के साथ मिलान करते हैं हम लोग। ठीक है, यानी अगर कोई समास का विग्रह करें उसमें संख्यावाचक आ रहा है तो आप उसको द्विगु में डालिएगा, क्योंकि द्विगु माने दो, ये भी संख्या का इंडिकेट है, और जो आना चाहिए एग्जाम्पल वही संख्या का, तो द्विगु में आप डालिएगा। क्लियर, देखिए चौराहा मतलब 4 राहों का समाहार, चार क्या है, संख्या है, इसलिए द्विगु है, यानी चौराहा द्विगु है। त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार, ये भी द्विगु है, 3 आया। अट्ठन्नी 8 आनों का समाहार, ये भी द्विगु है। त्रिनेत्र 3 नेत्र हो जिसके, ये भी द्विगु है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर त्रिनेत्र जो है द्विगु होते हुए भी ये द्विगु नहीं है, 3 नेत्रों का समाहार। क्यों, तो आप कहिएगा तो सर संख्यावाचक है, ठीक है संख्यावाचक है, लेकिन इसका विशेष अर्थ भी निकल रहा है। अगर इसका विशेष अर्थ नहीं निकलता, जैसे अट्ठन्नी कोई विशेष अर्थ नहीं, चौराहा कोई विशेष अर्थ नहीं, त्रिभुज कोई विशेष अर्थ नहीं, तो ये सब द्विगु में जाएगा। लेकिन ये जो त्रिनेत्र है इसका विशेष अर्थ निकल रहा है, त्रिनेत्र में हो गया 3 नेत्रों का समाहार। बताइए त्रिनेत्र में क्या हो गया, 3 नेत्रों का समाहार हो गया। अब बताइए 3 नेत्र वाला किसको कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं। तो जिसका विशेष अर्थ निकल गया ना, उसको जो है मत डालिएगा, किस में, द्विगु में मत डालिएगा, उसको बहुव्रीहि में डाल दीजिएगा। किस में डाल दीजिएगा, बहुव्रीहि में। क्लियर। रमेश पत्र चश्मा से पढ़ता है, इसमें कौन सा कारक है, बताइएगा। रमेश जो है पत्र चश्मा से पढ़ता है, इसमें कौन सा कारक है। ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, आपादान कारक। ठीक है, कौन सा कारक होगा।
देखिए कारक का पूरा चैप्टर और वीडियो क्लास पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। जो जुड़े हैं उनको पता है, और जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, आपको सारा कुछ उसका वीडियो और नोट्स मिल जाएगा। यहाँ पर पूरे कारक में से कहीं से भी प्रश्न आएगा ना, तो आपको बता देते हैं कुछ नोट्स और वीडियो को देख लीजिए, तो भविष्य में कभी छूटेगा ही नहीं, छूटेगा ऐसा आपको बता दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चिन्ह जो है कारक का विभक्ति चिन्ह एक से आया हुआ है। क्या आया हुआ है? से। ठीक है, ये से जो है दो गो में आता है, याद रखिएगा, ये से दो में आता है, तो कन्फ्यूजन दूर रखिएगा। एक करण कारक में आता है और एक आता है आपादान कारक में, दोनों में से आता है, दोनों में से आता है, दिमाग में रख लीजिए। लेकिन ये करण कारक कब होगा और आपादान कब होगा, दोनों को समझना बहुत ही आप लोगों के लिए जरूरी होगा। ठीक है, तो देखिए आपादान कारक कब होता है? जब कोई एक चीज़ दूसरे चीज़ से अलग होता है। ठीक है, जब एक चीज़ दूसरे चीज़ से अलग होता है, जैसे पेड़ है, इसमें पत्ती लगी हुई है, तब पेड़ से पत्ती गिर गया, अब पेड़ से पत्ती नीचे गिर गया, तो ये अलगाव हो रहा है, बिलगाव हो रहा है, माने अलग हो रहा है। तो अलग होने के सेंस में अगर से आएगा, अलग होने के सेंस में आपको लगे कि कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रहा है, वहाँ से हट रहा है, पहले उस पर था और उससे हट गया, तो अलगाव हो गया, तो वहाँ पर से का मतलब आपका हो जाएगा, यहाँ पर वहाँ पर से का मतलब आपको हो जाएगा आपादान कारक, वहाँ पर से का मतलब आपादान कारक। ठीक है, अब देखिएगा, अगर से यहाँ पर कोई साधन से चल रहा है, कोई साधन से अगर कोई काम करने का पता चल रहा हो कि किसी साधन के द्वारा काम हो रहा है, तो वहाँ पर से का अर्थ जो है आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर से का, देखिए रमेश पत्र चश्मा से पढ़ता है, इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक। ठीक है, तो रमेश पत्र चश्मा से पढ़ता है, इसमें जो कारक है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा करण कारक। ठीक है, कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। अगला देखिएगा, रमेश एक मोबाइल खरीदा, वह मोबाइल बहुत ही अच्छा है, इसमें सर्वनाम कौन है? रमेश एक मोबाइल खरीदा, वह मोबाइल बहुत ही अच्छा है, इसमें सर्वनाम कौन है आपको बताना है। ठीक है, इसमें सर्वनाम कौन है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए रमेश एक मोबाइल खरीदा, वह मोबाइल बहुत ही अच्छा है, इसमें सर्वनाम कौन है आपको बताना है। तो आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर देखिए सर्वनाम जो यहाँ पर संज्ञा के बदले में आता है, जो संज्ञा के बदले में आता है सर्वनाम, तो वह यहाँ पर संज्ञा के बदले में आया है, तो इसलिए यह क्या चीज़ है? सर्वनाम है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर वह है, तो वह जो है यहाँ पर सर्वनाम है, वही जो है आपका प्रोनाउन है। ठीक है, तो संज्ञा के बदले में जो आया, जैसे यहाँ रमेश एक मोबाइल खरीदा, रमेश का मोबाइल बहुत ही अच्छा है, तो संज्ञा ही हो जाता है, लेकिन एक ही नाम को बार बार नहीं लिखा जाता, तो रमेश के बदला में वह लगा है, तो संज्ञा के बदले में जो आया वो सर्वनाम है, वह इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कौन सा कर्मक क्रिया है आपको बताना है, इसमें कौन सा कर्मक क्रिया है। ठीक है, राम पढ़ा, सीता सोई, राधा पुस्तक पढ़ती है, श्याम सो रहा है। ठीक है, इसमें कौन सा कर्मक क्रिया है आपको बताना है। ठीक है, देखिए सकर्मक क्रिया में क्या होता है, जिसमें कर्म साथ में हो, देखिए साथ में हो तब, देखिए साथ में हो, साथ में स, तब सकर्मक हो रहा है, साथ में स तब सकर्मक, याद रखिएगा। तो जिसमें कर्म साथ में हो, कर्म का मतलब समझ रहे ना, ऑब्जेक्ट, जैसे क्या, जैसे क्या, देखिए यहाँ पर एक है राम पढ़ा, राम पढ़ा, इसमें ये क्या चीज़ है? सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट मतलब करता है, करने वाला, और पढ़ना क्या है? क्रिया। इसमें कर्म कहीं है? नहीं है, इसमें कर्म कहीं नहीं है। तो जिसमें कर्म हो साथ में, कर्म साथ में हो तो सकर्मक, कर्म देखिए कर्म साथ में हो, पीछे से मुड़ जाइए, सकर्मक। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर राधा पुस्तक पढ़ी, तो राधा कर्ता हो गया और पढ़ना क्रिया हो गया, लेकिन पुस्तक क्या हो गया? कर्म हो गया। तो इसमें कर्म है, तो जिसमें कर्म हो वही सकर्मक होगा, यानी राइट आंसर का सी होगा। कोई भी डाउट हो फ़ोन करें और तुरंत जुड़ करके यहाँ से तैयारी करें, और किसी भी तरह का क्यूरी के लिए आप तुरंत फ़ोन करके संपर्क करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप है अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापका या सभी। ठीक है, तो अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बताना है, तो अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा अध्यापिका। क्या हो जाएगा? अध्यापिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी परत हमें पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? कौन सी परत हमें पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? ओजोन परत, हीलियम परत, आयन परत या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए कौन सी परत है जो हमें आने वाली हानिकारक पराबैंगनी से बचाती है? ओजोन परत, हीलियम परत, आयन परत या कोई नहीं। तो ओजोन परत कौन सी परत होता है? देखिए पृथ्वी के वायुमंडल की जो विभिन्न परतों का बारे में पढ़े होंगे, एक है क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल,
और फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, ठीक है। तो ये बीच में जो परत होती है ना, एक ओजोन परत होती है जो पृथ्वी पर आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरण को बचाती है, ठीक है। तो यही ओजोन परत जो है हमको हानिकारक पराबैंगनी किरण से बचाती है। क्लियर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है आपको बताना है कि इसमें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। 8800 मीटर, 8848 मीटर, 6600 मीटर, 7600 मीटर, कोई नहीं, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो आपका यहाँ पर देखिए, ऐसे पहले के किताब में देखिएगा तो ज़्यादा करके आपको मिलेगा 8848 मीटर है, ठीक है। लेकिन अभी देखिए कहीं कहीं आपको जब परीक्षा हो रहा तो उसमें आपको ये भी मिल रहा है 8852 मीटर। तो ध्यान रखिएगा इसमें से क्या मिलता है आपको। अगर 48 नहीं रहेगा तो वहाँ 52 भी हो सकता है, दे सकता है, क्योंकि अभी इसका कुछ बढ़ाया गया है ऊंचाई, ठीक है। तो 8852 भी आ रहा है बहुत से एग्जामों में, तो आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे पहले के जितने टेक्स्ट बुक हैं 8848 है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। सतपुड़ा पर्वत किस राज्य में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत किस राज्य में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या कोई नहीं। तो सतपुड़ा पर्वत आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। ऐसे जंतु जो भोजन के रूप में मांस और घास दोनों को ही खाते हैं, ऐसे जंतु जो भोजन के रूप में मांस और घास दोनों को ही खाते हैं क्या कहलाता है। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या सभी, ठीक है। जो भोजन के रूप में मांस और घास दोनों को खाते हैं उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं सर्वाहारी। जो केवल घास खाते हैं शाकाहारी, जो केवल मांस खाते हैं मांसाहारी, लेकिन जो दोनों खाते हैं सर्वाहारी, ठीक है। अब यहाँ पर पूछेगा मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है। मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है। तो मनुष्य कुछ शाकाहारी भी है, कुछ मांसाहारी भी है, कुछ सर्वाहारी भी, तीनों प्रकार का है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। राइट द प्लूरल वर्ड्स ऑफ ऑक्स। ऑक्स का प्लूरल क्या होगा। राइट द प्लूरल वर्ड्स ऑफ ऑक्स। ऑक्स का प्लूरल क्या होगा। ऑक्सेज, ऑक्स, ऑक्सेन, ऑक्सन, क्या होगा, ठीक है। देखिए ये प्रश्न तो बहुत ही एमबीबीआई है, सब राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ ही दिया गया है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर क्या होगा। तो ऑक्स का क्या होता है। ऑक्स का एक मैंने एक्सेप्शन ही सब है, इस सबसे ही पूछता है। ऑक्स का ऑक्सेन होता है। क्या होता है। ऑक्स का ऑक्सेन होता है प्लूरल फॉर्म। एक्सेप्शन वाली चीज़ें ज़्यादा आती है, इसीलिए हमने आपको दिया है। और यहाँ पर केवल वैसे प्रश्न ही दिया है जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में आया हुआ है, बाहर का कुछ भी प्रश्न नहीं है। और सब जैसे टेक्स्ट बुक का भी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन अबस्ट्रैक्ट नाउन। इसमें से कौन सा वर्ड्स ऐसा है जो अबस्ट्रैक्ट नाउन है, यानी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अबस्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए देखते हैं। आयरन, ऑप्शन है आयरन। आयरन बताइए किसका है। आयरन, आयरन यहाँ पर इलेक्ट्रिक का है। अगर लोहा का है तो ये तो मटेरियल में चला जाएगा। ग्रुप, ग्रुप समूह है, तो एक ग्रुप समूह है तो एक किस में चला जाएगा आपको। तो ये आपको चला जाएगा कलेक्टिव में, समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। यंग, यंग देखिए अवस्था, ये क्या है अवस्था। तो अवस्था, गुण, दोष, स्वभाव वाली चीज़ें किस में चली जाती है। भाववाचक में, अबस्ट्रैक्ट में चला जाता है। तो यही अबस्ट्रैक्ट है। और राम किस में चला जाएगा। तो राम आपका यहाँ पर क्या नाम है, ये प्रॉपर में चला जाएगा, ठीक है, प्रॉपर में। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए मटेरियल नाउन। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज ए मटेरियल नाउन। इसमें कौन सा वर्ड्स ऐसा है जो मटेरियल नाउन है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। एयर, काउ, गोल्ड, क्लास। क्लास तो मटेरियल, क्लास कलेक्टिव हो जाएगा। काउ जो है यहाँ पर आपका कॉमन हो जाएगा। और एयर तो दूसरा में चला जाएगा। गोल्ड क्या है आपका, गोल्ड देखिए गोल्ड किस में चला जाएगा। तो ये मटेरियल वाली, मेटल वाली चीज़ें किस में जाती है, मटेरियल में चली जाती है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज निगेटिव। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज निगेटिव। इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है निगेटिव सेंटेंस है। राम ईट्स अ मैंगो। डज राम ईट अ मैंगो। राम डज नॉट ईट अ मैंगो या राम ईट्स, क्या होगा। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज निगेटिव। इसमें कौन निगेटिव सेंटेंस है। तो आपको पता है ना निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव के लिए क्या लगता है, नोट लगता है। निगेटिव के लिए क्या लगता है, नोट लगता है, जहाँ निगेटिव रहता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर नोट लगता है। तो देखिए इसमें नोट लगा हुआ है, नहीं है, इसलिए निगेटिव नहीं है। इसमें नोट लगा हुआ है, नहीं है, निगेटिव नहीं है। इसमें क्वेश्चन वर्ड्स लगा है, इसलिए इंट्रोगेटिव है। इसमें देखिए नोट लगा हुआ है, तो नोट लगा हुआ है तो यही आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, यही आपका निगेटिव हो जाएगा। क्लियर। निगेटिव यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यदि P का P प्रतिशत बराबर 36 है तो P किसके बराबर है। यदि P का P प्रतिशत 36 है तो P किसके बराबर होगा। 15, 3600, 600 या 60, ठीक है।
तो P का P प्रतिशत बराबर 36, तो P गुने P प्रतिशत बराबर कितना दे रहा है 36 हो तो P का मान कितना होगा। तब P गुने P और प्रतिशत है यानी बट्टा 100 बराबर कितना हो गया 36। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 100 36 में गुना हो जाएगा। अब P 36 के नीचे एक है P1 में, ठीक है। तो P गुने P बराबर 36 गुने 100 हो जाएगा। क्या हम लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं हम P गुने P बराबर हो गया 36 गुने 100, यही हो गया ना। P को गुना करेंगे तो P स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36 गुने 100, ठीक है। अब P स्क्वायर P बराबर क्या होगा, तो ये जो 36 गुने 100 है उसके ऊपर रूट बढ़ जाएगा, तो रूट हो जाएगा 36 और गुने हो जाएगा 100, ठीक है, गुने हो जाएगा 100। अब देखिएगा यहाँ पर तो P बराबर हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा आपका 36 को निकाल लीजिएगा, तो 36 को इसे देखिए हम यहाँ पर स्क्वायर करने का सेंस हो गया 6 गुने 6 लिख सकते हैं, और 100 को देखिए 10 गुने 10 लिख सकते हैं ना। देखिए लिख सकते हैं हम 10 गुने 10। अब देखिए यहाँ पर ये वर्गमूल निकल गया, तो 2 को 6 के लिए 6 बाहर और 2 को 10 के लिए 10 बाहर। इसको और छोटा छोटा भी आप तोड़ सकते हैं, लेकिन देखिए एग्जाम में जितना जल्दी आप बनाइए ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो P बराबर 6 गुने 10 बराबर कितना हो गया 60, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 60 किस में है, डी में है, डी आपका राइट आंसर है। अगला है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। देखिए बहुत ही MVVI प्रश्न आपको बता दें, इतना MVVI प्रश्न है ना कि चौंका देता है और बहुत इजी भी होता है, लेकिन नहीं देखे रहिएगा तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें देखिए होता यह है कि बड़ा घन दिया हुआ रहेगा या बड़ा गोला दिया हुआ रहेगा, उसमें से छोटा गोला कितना संख्या का बनेगा कुछ भी देता है, शंकु भी दे देगा, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं, यही है। ये बड़ा, ये घन का साइज क्या है, बड़ा है, और ये घन का साइज क्या है, छोटा है। तो बड़का वाला घन के आयतन में छोटका वाला घन के आयतन से जब भाग दीजिएगा ना, तो जो आता है वह होकर संख्या पता चल जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, अब आप देखिएगा तो यहाँ पर बड़का घन का आयतन बराबर भुजा का क्यू, तो 15 गुने 15 गुने 15, और छोटका घन से भाग दे दीजिए तो 3 गुने 3 गुने 3 हो गया ना, 3 पचे 15। अब देखिए 3 पचे 15, अब देखिए 3 पचे 15, 5 25, 25 पचे 125, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। क्लियर, 125 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, समकोण त्रिभुज कितने अंश का होता है। आपको बताना है कि समकोण त्रिभुज जो है वो कितने अंश का होता है, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज जो होता है, देखिए समकोण त्रिभुज तो आप देख रहे हैं पूरा एक्यूरेट क्या होता है, 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री। अगर समकोण त्रिभुज के लिए 90 डिग्री नहीं है तो समकोण होगा ही नहीं होगा, चाहे तो वो अधिक कोण हो जाएगा चाहे तो वो न्यून कोण हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज के लिए कोण कितने अंश का होता है, तो 90 डिग्री का अंश का होता है। ये 2013 के टेट में भी आया हुआ था, ठीक है। देखिए कब क्या परीक्षा में आ जाए ये कोई नहीं जान सकता है, बस आपको देखिए जो भी चीज़ें है उसका जितना हो सके जानकारी प्राप्त कर लीजिए, चाहे जहाँ से हो सके, ठीक है। अब नसीब अपनी अपनी है कि किसका क्या आ जाए, लेकिन यहाँ पर जो अगर 2012-16 जैसे परीक्षा हुआ अगर वैसे हुआ तो यहाँ से 101% आपकी सफलता निश्चित है, एकदम 100%, ठीक है। और बाकी तो अभी जैसा होगा देखा जाएगा। a का पावर 5 बराबर 32 है, तो a का मान क्या होगा बताना है। a का पावर 5 बराबर 32 है तो a का मान क्या होगा, ठीक है। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा, क्या होगा हम देखते हैं, ठीक है। देखिए a का पावर 5 है, a का पावर 5 बराबर 32, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर तो हम लिखेंगे 32 पर रूट बैठेगा और 5 है इसलिए यहाँ 5 लगेगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे ही बना सकते हैं, बनाने का और भी तरीका है, पहले हम आपको बता देते हैं। इधर से जो हटता है वो इधर 2 के लिए सिर्फ रूट रहता है। अगर यहाँ पर 3 होता है, इसको समझ लीजिएगा हमारी बात को, अगर a का पावर स्क्वायर बराबर 5 है तो a बराबर ये स्क्वायर के लिए ये 5, ये रूट लिखा था, यहाँ 2 छिपा हुआ रहता है, लिखते नहीं है, लेकिन 2 से जैसे बड़ा आ जाए, यहाँ 3 आ जाए तो a बराबर यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाए तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाए तो यहाँ 5 हो जाएगा बाहर में, ठीक है। क्लियर हो गए होंगे ना, चलिए क्लियर हो गए। तो अब है आपके पास देखिए a का पावर 5 बराबर 32, अगर उस नियम के अनुसार बनाइएगा तब तो a बराबर हो जाएगा 32, ये अंदर हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये 5 का मतलब कि अंदर 5 को अगर सेम अंक होगा तो 1 बाहर निकलेगा। अगर यहाँ 2 रहता है तो अंदर 2 है तो 1 बाहर निकलेगा, 3 रहता है तो यहाँ 3 को सेम अंक है उसके लिए 1 बाहर निकलेगा, नियम यही कहता है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर a बराबर आपने कर लिया यहाँ पर √5 32 कर लिया, ठीक है। 32 का गुणनखंड कर लीजिए ना, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 5, यही हो गया ना। अब देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर देख लीजिएगा आपको, तो 32 हो गया आपका, तो यहाँ पर क्या हो गया आप देखिएगा
तो यहाँ पर 32 को जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ ये 5 लिखा हुआ है, 32 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना बार हो गया? 5 बार हो गया ना। तो ये 5 को के लिए ए को खाली बाहर निकलेगा, ए को खाली बाहर निकलेगा 2, यही आंसर हो जाएगा ए बराबर 2। ठीक है, ए बराबर 2 यही आंसर हो जाएगा, ये हो गया। नहीं तो हम कर सकते, देखिए ए का पावर 5 और 32 को जब हम तोड़े तो ये आया 2 का पावर 5, 5 5 कैंसिल हो गया और ए बराबर 2 आंसर। जैसे आपकी इच्छा हो बना करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। दाल भात में कौन सा समास आपको बताना है? दाल भात में कौन सा समास है, क्लियर कीजिएगा। अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व या कोई नहीं। देखिए दोनों में क्या है, अपोजिट वर्ड है, बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह है, इसलिए ये किस में चला जाएगा आपका? द्वंद्व में। अपोजिट में लड़ाई होता है, द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, इसमें क्रिया किस प्रकार है? सकर्मक, अकर्मक, निष्कर्मक या कोई नहीं। ठीक है, राम आम खा रहा है। अब देखिएगा, राम सब्जेक्ट हो गया, खाना क्रिया हो गया और आम क्या हो गया बताइए? आम ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें कर्म साथ में है, इस वाक्य में कर्म साथ में है ना, तो जिसमें कर्म साथ में उसको सकर्मक में डालिएगा, तो ये सकर्मक क्रिया हो गया। क्लियर, ये सकर्मक क्रिया हो गया। चलिए अगला देखिएगा। विकास प्रारंभ होता है, विकास कब प्रारंभ होता है आपको बताना है। विकास गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से। ठीक है, तो विकास जो है गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है बच्चों में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। आगे देखेंगे आप। एक बच्चा 2 + 2 = 5 कह रहा है, एक बच्चा 2 + 2 = 5 कह रहा है और 2 × 8 = 10 कह रहा है। यह किस विकार से संबंधित है? एलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया या अफेजिया। देखिए ये एक आपको बताती है पठन विकार है, इस पाठ का नाम पठन विकार है। यहाँ से एक प्रश्न आपका खुल करके आता है, एक नहीं कभी कभी बढ़ करके 2 भी इसका हो जाता है, तो जरूर आता है। तो अगर पठन विकार का पूरा एकदम वीडियो देखना है, पूरा उसका PDF सिलेबस सब देखना है आपको, बना हुआ नोट्स और वीडियो, तो आप देखिए क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ जो CDP का आपको बहुत ऑथेंटिक क्लास दिया गया है, बहुत कम क्लास में आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से भिड़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप अभी के अभी जरूर जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ और यहाँ से तैयारी कीजिए। यहाँ से तैयारी देखिए आपको बहुत ही सस्ते दामों पर होता है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके हम सभी का अभी तैयारी करवा रहे हैं। अगर समय रहेगी तो आपकी क्षेत्रीय भाषा बाद में करवा जाएगी, लेकिन अभी जो हम फी लेते हैं वो क्षेत्रीय भाषा को छोड़ करके लेते हैं। तो आपको देखिए 500 रुपये में किसी भी 1 से 5 के लिए 500, 6 से 8 के लिए भी 500 और दोनों लेते हैं तो सिर्फ 700 रुपये में हम आपको दे रहे हैं। दोनों के लिए सिर्फ 700 रुपये लेते हैं। ठीक है, तो आप अभी कभी जुड़ जाइएगा ना, और टेस्ट सीरीज भी मार लीजिएगा, जिससे आपको परीक्षा में आने में सुविधा हो जाएगी। क्लियर, चलिए आगे देखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा बताइए। ये बच्चा जो है 2 + 2 = क्या कर रहा है? 5 कर रहा है और 2 × 8 = क्या कर रहा है? 10 कर रहा है। तो ये बच्चा गणित की काम को नहीं कर रहा है, यानी कैलकुलेशन सही से नहीं कर पा रहा है। कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, यही हो रहा है ना। तो कैलकुलेशन वाला बीमारी को क्या कहते हैं पता है ना? कैलकुलस तो कैलकुलिया कहते हैं उसको। कैलकुलेशन को कैलकुलिया याद रखिएगा। तो कैलकुलेशन वाला जितना चीज़ आ जाएगा वो कैलकुलिया में जाइएगा, और विकार है इसके लिए इसके पहले डिस लगेगा तो डिसकैलकुलिया होगा। वो क्या हो जाएगा? डिसकैलकुलिया हो जाएगा। क्लियर, डिसकैलकुलिया हो जाएगा। अगला देखिएगा। sin² 59 डिग्री, sin² 59 डिग्री प्लस cos² 59 डिग्री का मान कितना है आपको बताना है। sin² 59 डिग्री प्लस cos² 59 डिग्री का मान कितना है? क्लियर, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या कोई नहीं है। देखिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। ये त्रिकोणमिति का है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब थीटा यहाँ पर देखिए दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो थीटा दोनों जगह कितना है? यहाँ भी 59 डिग्री है, यहाँ भी 59 डिग्री है। ठीक है, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला देखिएगा। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया आपको बताना है। समूह का सिद्धांत, त्रिकारक का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया। बहुकारक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत दिए थे? बहुकारक सिद्धांत ना। चलिए अगला देखिएगा। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक का चैप्टर भी PDF वीडियो नोट्स सारा कुछ आपको दे दिया है थॉर्नडाइक, और यहाँ से एक प्रश्न आता भी है, आप देखते हैं। तो किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो देखिए यहाँ पर जो थॉर्नडाइक साहब जो थे,
ठीक है। वो एक पिंजरा था, क्या था, एक पिंजरा था ना, याद आ रहा है आपको, पिंजरा था। और इसमें क्या था, इधर एक मांस का टुकड़ा लटकाया गया था, ठीक है, मांस का टुकड़ा लटका दिया गया था। और यहाँ पर क्या लगा हुआ था, यहाँ पर एक पिन लगा हुआ था, जिसके जरिए ये जो यहाँ पर बंद किया हुआ गेट है वो खुलता था जब ये लीवर होता था। और इसके अंदर जो थी एक बिल्ली थी, ठीक है, कौन थी, बिल्ली थी, और उसको बना दिया था। अब इसके लिए क्या था, तो ये उद्दीपक अनुक्रिया, ये यहाँ पर इसको खाना चाहते थे, लेकिन वो क्या करते थे, तो ये इसको पता नहीं था कि ये गेट खुलेगा कैसे। बिल्ली बहुत प्रयास की, बहुत प्रयास की, लेकिन एक बार देखिए जब लोग प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको सफलता मिलता है। तो उसका पैर जो है इस लीवर पर गया, इधर उधर हाथ पाँव मारते मारते जब ऊपर चढ़ रही थी तो एक बार पैर इसका लीवर पर गया, और लीवर पर गया तो गेट खुल गया और बिल्ली बाहर निकल के मांस को खा ली। तो यही कहते हैं हम लोग सीखने का सिद्धांत। इसी तरह से बच्चे सीखते हैं, जब किसी के अंदर ललक हो, लालच हो, पूरी जो है उसमें ताकत लगा देता है और वह किसी न किसी प्रकार सीख जाता है। तो बच्चे भी इसी प्रकार से सीखते हैं, बार बार प्रयास करने के बाद कोई भी चीज़ सीखा जा सकता है, ये सीखने का सिद्धांत पर है। तो इसमें कौन थे, तो देखिए कैसे याद रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का है। तो थॉर्नडाइक, क आता है ना, और क से याद रखिएगा कैट, कैट, और कैट का मतलब क्या होता है, बिल्ली, यानी थॉर्नडाइक, याद रखिए थॉर्नडाइक, लास्ट वाला क से कैट, कैट से बिल्ली, यानी बिल्ली पर प्रयोग किया। क्लियर। चलिए अगला, अगला है, अगला प्रश्न है आपका, राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वर्ड गुड। गुड का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, ठीक है, डिग्री हम लोग कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पढ़ते हैं ना। तो क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो आपका होगा राइट द सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री गुड होता है, मैंने मेन ये पॉजिटिव हो गया, इसका कंपैरेटिव क्या होगा, बेटर हो गया, बेटर हो गया, और बेस्ट हो गया, ठीक है, बेस्ट हो गया, तो ये बेस्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बेस्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला नेक्स्ट प्रश्न है, राइट द अंटोनिम ऑफ वर्ड मॉर्निंग। मॉर्निंग का अंटोनिम क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा, आपको बताना है, इवनिंग, नाइट, डे, नन। तो यहाँ पर क्या होगा, मॉर्निंग का इवनिंग हो जाएगा, मॉर्निंग का इवनिंग हो जाएगा। क्लियर। मॉर्निंग पौधों में, जंतुओं में, मानव में, या किसी में नहीं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट किस में होता है बताइएगा। ये आपको बता देते हैं, ये जैक जेसीईआरटी का किताब का है, टोटल जेसीईआरटी का प्रश्न है, जो कि आपका हर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट किससे पाया जाता है, हरे पौधों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है। वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है, 26%, 28%, 78% या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए आप जब यहाँ पर सारा पीडीएफ मेरा और वीडियो देखिएगा तो उसमें वायुमंडल का पूरा क्लियर आपको चैप्टर क्लास 6 में दिया गया है। उसमें आप देखिएगा तो ये वायुमंडल का जब आप संघटनक लीजिएगा तो उसमें देखिएगा इस तरह का चलता है, कुछ इस तरह का, ठीक है, ऐसे रहता है, ऐसे। तो ये 78% होता है। 78% जो होता है आपको यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाता है, और 21% जो है आपका ऑक्सीजन हो जाता है, बाकी 1% में अन्य सभी गैसें होती है, ठीक है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना 78% है, किस में है, सी में है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है आपको बताना है। मादा एनामल मच्छर, मादा एडिस मच्छर, मादा एनोफिल मच्छर, या कोई नहीं, ठीक है। तो मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और आपको टेस्ट सीरीज में हम वैसे ही प्रश्नों को केवल ला रहे हैं जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी एग्जाम में, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में जुड़िए और टेस्ट सीरीज में यहाँ पर भाग भी लीजिए। आप यहाँ पर 20 टेस्ट सीरीज के लिए 200 रुपये दे करके जुड़ जाइए और सभी टेस्ट सीरीज में अपना प्राइज लीजिए। इनमें कौन दहनशील पदार्थ है, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल या सभी, ठीक है। तो दहनशील पदार्थ का मतलब क्या है, जिसमें दहन मतलब आग लग सकता है। तो लकड़ी भी है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, सभी दहनशील पदार्थ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दी गई संख्या में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, आपको बताना है। दी गई संख्या में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, 12, 24, 37 या 33, ठीक है। देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या
नहीं होगी, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बड़ा बड़ा हो, जैसे बड़ा बड़ा दिया हो तो आप इसको देख करके क्लियर कर लीजिएगा। 2 3 7 8 है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन इसमें छोटा है, देखिए 2 3 7 8 है, पूर्ण वर्ग तो नहीं होगा, लेकिन छोटा है तो उसको हम चेक भी कर लेंगे। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, बात समझ गए। तो 24 को हम देखेंगे, इस नियम के अनुसार 24 होना चाहिए, लेकिन चेक कर लेंगे। तो 24 को देखेंगे तो 2 से कितना हो गया बताइए, 12, 2 से कितना हो गया 6, और 2 से कितना हो गया 3। यानी जब हम 24 का गुणनखंड करेंगे तो हमको कितना आ रहा है देखिएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो देखिए ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हुआ। इस पूर्ण वर्ग होने के लिए सभी संख्या जोड़े में मिलने चाहिए। 2 है तो 2 को 2 होना चाहिए, 3 है तो 2 को, लेकिन एक अपोजिट हो जा रहा है, इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन इसमें गलत है, रॉन्ग है। क्लियर हो गया ना, ऑप्शन इसमें क्या है, रॉन्ग है, ये कोई भी इसमें सही नहीं है। चलिए अगला देखिएगा, 25 45 के घन का इकाई अंक क्या होगा। 25 45 के घन का इकाई अंक क्या होगा। देखिए एक बात बता देते हैं। अब आप पूछिएगा 25 45 के घन का इकाई अंक, तो 25 45 का घन कीजिएगा, क्यों, घन मतलब 3 हो गया। अब इसको अगर जो नियम नहीं जानेंगे तो क्या कीजिएगा बताइए, 25 45 गुने 25 45 गुने 25 45। संभव है कि 1 मिनट में बनेगा, बताइए, संभव है कि 1 मिनट में बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसको इस रूल पर हम लोग नहीं बनाते हैं, ये बड़ा रूल पर नहीं बनाते। बनाते कैसे हैं, तो देखिए इसको बनाने का, जब भी घन का इकाई अंक केवल पूछेगा तो देखिए आपका क्या है, 25 45 है ना, इसका घन करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा आपसे पूछा है, तो सिर्फ इकाई अंक को लीजिएगा 5। ठीक है, और 5 का घन कर दीजिएगा, किसका कर दीजिएगा, 5 का घन कर दीजिएगा, और 5 का घन जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 का घन मतलब 5 का पावर 3, कितना हो गया, 5 गुने 5 गुने 5, 5 25 25 25 125। ठीक है, अब देखिए 125 है, इसमें इकाई अंक कितना है, इकाई अंक को ही क्यों लिखिएगा, तब 5 है, यानी 5 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो 2545 के घन का इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, 5 का पावर -3 का मान बताएं। 5 का पावर -3 का मान बताएं क्या होगा। ठीक है, देखिए 5 का पावर -3, 5 का पावर -3 का मान बताना है। 5 है मतलब 5/1 है। इसको आप मान बताने के लिए ये मान जो माइनस में उसको प्लस में करना होगा। किस में करना होगा, प्लस में। जब तक प्लस नहीं कीजिएगा माइनस में इसका आंसर नहीं निकलता है। ठीक है, तो प्लस में करने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो अंक को पलटिएगा, 5 है तो 1/5 कीजिएगा। अब ये माइनस जो था वो प्लस हो गया 3, अब मान निकल जाएगा। तो 1 का क्यू मतलब 1 कितने बार लिखेंगे, 3 बार, तो 1 हो गया। और 5 का क्यू यानी 5 3 बार, 5 गुने 5 गुने 5, 5 25 25 25 125 हो गया। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया, 1/125 होगा। 1/125 किस में है, बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। सभी कोई जुड़िए, सभी टेस्ट दीजिए और सभी यहाँ पर अच्छे तरह से जेटेट एग्जाम पास कीजिए। तो जितने भी लोग टेस्ट देना चाह रहे हैं और पुरस्कार की राशि पाना चाह रहे हैं तो मेका लकी ड्रा के द्वारा, तो अभी का अभी जुड़ जाइएगा। 21 का गुणनखंड है, 21 का गुणनखंड 3 सते 21, यही होगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड 1 तो सभी के लिए होता है, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 1 से भी कटेगा, 3 से भी, 7 से भी और 21 से भी। तो 1 3 7 21 सभी होंगे इसके गुणनखंड। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा आपको बताना है। ने क्या होगा, ने, को, से या के लिए। ठीक है, तो विभक्ति चिन्ह सभी को कारक पढ़ा दिया गया ना, कारक पढ़ा दिया गया है कि नहीं पढ़ा दिया गया है, कारक पढ़ा दिया गया है। जो नए लोग होंगे, जो नए जो भी जिनको वीडियो मिला होगा, सारा नोट्स पीडीएफ ले लीजिए, जेसीईआरटी का बना हुआ है, सिर्फ जेसीईआरटी जैक का किताब है, 100% यहाँ से प्रश्न भिड़ेगा ही भिड़ेगा। तो कर्ता ने, कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह ने आंसर इसका होगा। ठीक है, चलिए अगला, कौन आया है किस प्रकार का सर्वनाम है। कौन आया है किस प्रकार का सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, रामू क्रिकेट खेल रहा है। रामू क्रिकेट खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन है बताइए। रामू क्रिकेट खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन है, तो क्रिया जिसमें कोई काम करने का बोध होता होगा। तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है बताइए, खेलने का काम हो रहा है ना। काम कौन सा हो रहा है, खेलने का हो रहा है, यानी प्ले जिसको कहेंगे। तो यही तो वर्ब है, यही तो क्रिया है। तो खेलना हो जाएगा, खेलना किस में है, सी में, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इसमें कौन पुल्लिंग है? बताइए इसमें कौन पुल्लिंग है? रविवार, सोमवार, मंगलवार। यानी दिन का नाम, सप्ताह का नाम, ये जो है आपका पुल्लिंग होता है। राइट आंसर सभी होगा, राइट आंसर सभी होगा। दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है? बताइए किस अवस्था में बालक दूसरों पर निर्भर रहता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में? कोई नहीं। तो शैशवावस्था बच्चा का ऐसा समय है जिसमें यह दूसरों पर निर्भर रहता है। किस पर रहता है? दूसरों पर निर्भर रहता है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। कैसे? बताइए बच्चों का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा के द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, गृह परीक्षा के द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा के द्वारा। ठीक है, देखिए अभी आपको सभी विद्यालय में सीसीई चल रहा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसको कहते हैं। तो बच्चों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। बताइए बालक किसी चीज़ को जिज्ञासा आपसे जाहिर करता है तो उसको क्या करना चाहिए? दमन करना चाहिए, शांत करना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए, सक्रिय किया जाना चाहिए। तो बालक की जिज्ञासा जिस समय होती है तो उसकी जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? शांत करना चाहिए, ना कि उसको डांट दबा करके उसकी जिज्ञासा को ही मार दिया जाना चाहिए। उसको और उकसाना चाहिए, उसको और बढ़ावा देना चाहिए नहीं। बालक जिस चीज़ पर प्रश्न पूछे, जिस चीज़ पर जिज्ञासा जाहिर करे, उसकी बातों को बता करके उसकी जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। ठीक है, क्या किया जाना चाहिए? शांत किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार क्या कहा जाता है? देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सभी जगह एग्जाम में आया है। देखिए वस्तु की अदला बदली का मतलब कि धान हमने दिया तो उसके बदला में किसी ने गेहूं दे दिया, या धान के बदले में धान हो गया, तो ये वस्तुओं का अदला बदली हो गया। इसके बदला पैसा नहीं लिया जाता है, वस्तु के बदला वस्तु ही दिया जाता है, वस्तु के बदला वस्तु ही लौटाया जाता है। तो उसका व्यापार क्या कहलाता है आपको बताना है। ठीक है, तो उसका व्यापार जो है देखिए कहलाता है वस्तु विनिमय पद्धति, मतलब वस्तुओं का लेन देन। इसमें वस्तुओं का लेन देन हो रहा है, अदला बदली, वस्तु का लेन देन, तो कहिएगा वस्तु विनिमय पद्धति, यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जुलाई, 5 जनवरी, 5 जून? कोई नहीं। ठीक है, तो 5 जून को कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला, पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? देखिए हमारा पृथ्वी का सतह क्या है? एक प्याज की आकृति के समान होता है। ठीक है, प्याज की आकृति के समान होता है ना। तो एक आकृति इसमें से हटा दिए, फिर हटा दिए, फिर लास्ट आए। तो सबसे ऊपरी परत को कहते हैं लोग भूपरपट्टी। सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपरपट्टी। फिर उसके नीचे क्या होता है? मेंटल, उसके नीचे क्रोर। पढ़ते हैं ना भूपरपट्टी, मेंटल और क्रोर। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपरपट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सेल कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो हम लोग मुख्य रूप से 3, आग्नेय, औषधि और केंद्रित, 3 गो का नाम रखते हैं, 3 गो। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? अभी हमने बताया था। एक लेवल चार्ट का बनाइएगा तो इस तरह से मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ ज़्यादा भाग क्या हो गया? तो ये नाइट्रोजन का है और ये ऑक्सीजन का है, और 1% में अन्य गैस है। तो नाइट्रोजन होता है 78% और ऑक्सीजन होता है 21%। ठीक है, तो यहाँ पर कितना प्रतिशत होता है पूछा है, तो इस राइट आंसर 21 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला देखिएगा, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? 1001 बार प्रश्न और MVVI प्रश्न आप सभी के लिए है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी ना, कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरीबेरी, ए की कमी से प्रजनन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो कौन सा विटामिन रक्त थक्का जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के का नाम आएगा। क्लियर, किसका नाम आएगा? के का नाम आएगा। क्लियर हो गया होगा ना। चलिए अगला है, कौन सा पदार्थ ऐसा है जो विटामिन का काम नहीं करता लेकिन बिना पचे हुए भोजन को भोजन पचाने में सहायता करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, रुक्षांश या विटामिन के। ठीक है, तो देखिए रुक्षांश ऐसा पदार्थ है जो बिना पचे हुए भोजन को पचाने में सहायता करता है। ठीक है,
तो ये रुक्षांश को याद रखिएगा, ये कोई ऊर्जा नहीं देता है। ये रुक्षांश जो है आपके सब्जी के जो रुखड़े कुरदुरे भाग होते हैं उसी को जब हम भोजन के रूप में लेते हैं तो विटामिन का काम नहीं करता, शरीर में ऊर्जा नहीं देता, लेकिन क्या करता है तो बिना पचे हुए भोजन को पचाने में सहायता करता है, जिससे भोजन आपको पच जाता है। और अगर चिकना चीज़ का ज़्यादा उपयोग किया जाए तो भोजन पचने में सुविधा नहीं होता है। अगला प्रश्न है 5 sec स्क्वायर थीटा माइनस 5 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा 5 हो गया और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिएगा तो यहाँ पर 5 हो गया और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। 5 × 1 बराबर कितना हो गया? 5। यही आपका आंसर हो जाएगा, होगा ना। चलिए अगला देखिएगा, 3 घंटियाँ 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। तीनों घंटियाँ एक साथ कितने मिनट के बाद बजेगी? देखिए इस तरह का प्रश्न बहुत बार आता है, इस तरह का प्रश्न बहुत आता है। इसमें देखिए आपको एलसीएम निकाल लेना है। क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है। क्लियर? एलसीएम में कैसे करना है तो देखिएगा 5, 10 और 15 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो ये 5 से ऑटोमेटिक ले लीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, यानी 5 दूनी 10, 10 या 30, यानी 30 मिनट हुआ। कितना हुआ इसका एलसीएम? 30 मिनट। यानी कहने का मतलब 30 मिनट के बाद जो है ये तीनों घंटी एक साथ बजेगी। ठीक है, ऐसा प्रश्न जब भी आए आप इसी तरह से काम कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न होगा आपका इस टेस्ट सीरीज का, कौन सा समास द्वंद्व समास नहीं है? पाप पुण्य, रात दिन, माता पिता या त्रिभुज। देखिए वैसा समास जिसमें बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ रहता है और एक दूसरे का ये विपरीत होते हैं तो इसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास यानी इसमें देखिएगा आपका तो पाप और पुण्य द्वंद्व समास है, रात और दिन द्वंद्व समास है। ठीक है, माता और पिता द्वंद्व समास है, लेकिन त्रिभुज जो है यह द्वंद्व समास नहीं है। ठीक है, द्वंद्व समास नहीं है। यह कौन सा समास है? द्विगु समास है। द्विगु, क्योंकि इसमें त्रि मतलब 3 और द्वि मतलब 2, संख्या का मिलान हो रहा है, इसलिए यह द्विगु समास में हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको देखिए यहाँ पर सारा टेस्ट सीरीज में आप भाग लीजिए और उसका वीडियो भी देख लीजिए। उसके बाद आपको कहीं भी किसी तरह की समस्या नहीं होगी। आप 1 से 5 शिक्षक की पात्रता परीक्षा टेस्ट सीरीज बना करके भी पास कर सकते हैं। तो जो शिक्षक अब तक नहीं जुड़े हैं सभी कोई जुड़िए और यहाँ पर टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए और परचम लहराइए। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।